नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी शिक्षक बंधुओं का, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का फिर से आप सभी का वेलकम, स्वागत है आपके अपने टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। बात करेंगे पर्यावरण ईवीएस के एनसीईआरटी बेस्ड आपकी क्लास नंबर 52 की बात करेंगे। प्रत्येक क्लास यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन यहाँ पर सर्वोपरि है। टारगेट साथियों ईवीएस पर्यावरण में 25 प्लस का स्कोर करना है तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है प्रत्येक क्लास के प्रत्येक सेशन। और आज के टॉप 20 क्वेश्चन की बात करेंगे। एकदम करंट क्वेश्चन, ताज़ा प्रश्न तैयार किए गए हैं जो सिलेक्शन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज का क्लास नंबर 52 है और इसके पहले आप सभी को पता होगा कि 51 क्लासेज कंप्लीट कर चुके हैं जिनका प्लेलिस्ट आई बटन पे आपको मिल जाएगा। प्रत्येक क्लास, प्रत्येक प्रैक्टिस सेट हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है क्योंकि यह राष्ट्र हित में टीटी फैमिली है, आपका परिवार है, आवर फैमिली है। बात करेंगे साथियों टॉप 20 में से जो भी फीडबैक हो, आप लोग अपना अपना फीडबैक, अपना अपना कमेंट बता सकते हैं। पर प्रथम प्रश्न, पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है कि पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? हिंदी भाषा से हुई है, उर्दू भाषा से हुई है, फ्रेंच भाषा से हुई है या आंग्ल भाषा से हुई है? सभी कमेंट करेंगे। तो पर्यावरण शब्द की जो उत्पत्ति हुई है साथियों, वह किस भाषा से हुई है? सभी लोग जानते हैं किसकी बात कर रहे हैं, फ्रेंच भाषा से हुई है, अर्थात सी ऑप्शन की बात करेंगे। कोई भी डाउट हो, आपका कमेंट सर्वोपरि है, आपका फीडबैक सर्वमान्य है। साथियों दूसरा प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? आपके राजस्थान में, आपके उड़ीसा में, आपके मध्य प्रदेश में, आपके महाराष्ट्र में पाए जाते हैं? सभी कमेंट कीजिएगा। तो भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए कहाँ पर पाए जाते हैं? सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा हमारा वनों की अगर बात करते हैं, ठीक है, तो भारत में तेंदुए में भी अव्वल नंबर राज्य आपका मध्य प्रदेश है। जी हाँ साथियों, भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए मध्य प्रदेश पर पाए जाते हैं। तीसरा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? किसकी बात कर रहे हैं? भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1980, 1986, 1992, 1994। 4 बेहतरीन लाजवाब ऑप्शन है और एक जो सही होगा वह सभी लोग जानते हैं। ऑप्शन नंबर किसकी बात कर रहे हैं? बी की बात कर रहे हैं। अर्थात भारत में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1986 में, वर्ष 1986 में पारित हुआ था। चौथा प्रश्न है आप लोगों की स्क्रीन पर है, प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु का कमेंट आना चाहिए जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना। सभी दोस्तों का, सभी शिक्षक बंधुओं का वेलकम, अभिनंदन है। साथियों फोर्थ प्रश्न बहुत ही लाजवाब प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न सिलेक्शन वाला प्रश्न होता है, संभावित प्रश्न होता है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? पर्यावरण, वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय या वित्त मंत्रालय? सभी कमेंट कीजिए, आपको 5 सेकंड का वक्त दिया जाता है, सभी कमेंट कीजिएगा। आपका स्कोर जरूर चेक कीजिए एग्जाम के पहले। तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण किस मंत्रालय के अधीन है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? टाइगर पार्क के नाम से जाना जाता है, जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है, घास क्षेत्र पार्क के नाम से जाना जाता है, यह साथियों वन्य जीव पार्क क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। 4 बेहतरीन लाजवाब आपके स्क्रीन पर ऑप्शंस दिए जा चुके हैं। तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? अगर आपका जवाब, आपका फीडबैक जीवाश्म पार्क है तो बिल्कुल आप सही कर रहे हैं। जी हाँ, राष्ट्रीय मरु उद्यान जो है जीवाश्म पार्क के नाम से जाना जाता है। छठवां प्रश्न है साथियों, वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्या होता है? सभी कमेंट कीजिएगा, फीडबैक करेंगे। तो आपके जो स्क्रीन पर प्रश्न है कि वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट जो होता है वह यूरेनियम का एक ग्रेड है, कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड है, दुर्लभ मृदा तत्वों का खोज है या बहुल्य धातु की बात कर रहे हैं? तो वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट दोस्तों ये क्या है? सभी लोग जानते हैं, कच्चे तेल का एक विशिष्ट ग्रेड की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं। सातवां प्रश्न है साथियों, बेंजीन प्रदूषण जो है किससे होता है? सभी लोग जानते होंगे आप लोग, स्वचालित वाहन या ऑटोमोबाइल द्वारा निष्कासित पदार्थ है, तंबाकू के धुआं की बात कर रहे हैं,
लकड़ी के जलने की बात कर रहे हैं या उपर्युक्त सभी की बात करेंगे। आपका कमेंट, आपका फीडबैक प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की, प्यारी प्यारी बहनें, गृहिणी जिनका सपना है गवर्नमेंट टीचर बनना, अध्यापक अध्यापिका बनना, सभी का फीडबैक सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। साथियों, बेंजीन प्रदूषण की बात कर रहे हैं तो बेंजीन प्रदूषण जो होता है किससे होता है? ऑटोमोबाइल अर्थात स्वचालित वाहनों द्वारा भी, निष्कासित पदार्थों के द्वारा भी होता है, तंबाकू के धुआं के द्वारा भी होता है और लकड़ी के जलने के द्वारा भी होता है। तो बेंजीन प्रदूषण उपर्युक्त सभी के द्वारा होता है। अगर बात करेंगे बेंजीन प्रदूषण के बारे में तो यह दोस्तों कार्सिनोजेनिक कंपाउंड के अंतर्गत आता है और इसके प्रभाव में रहने वाले को कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और इसका एक्सपोजर गाड़ियों के धुएं, लकड़ी के जलने, गैस स्टेशन जो होते हैं, उद्योगों, तंबाकू, सिगरेट द्वारा होता है। और वर्तमान में घरों में बेंजीन का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिसका मुख्य कारण है ग्लू, पेंट और डिटर्जेंट तथा पॉलीयूसिन की बात करेंगे, निर्मित उत्पादों का अधिक उपयोग से बात करेंगे। 8वां प्रश्न जो स्क्रीन पर है साथियों, उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है? कानपुर में, लखनऊ में, गाजियाबाद में, प्रयागराज में। अगर आप यूपी से हैं तो आपका कमेंट सर्वोपरि है, सर्वमान्य है। तो उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी की पार्क कहाँ पर स्थित हैं? आपका फीडबैक आ चुका है, आपका आंसर आ चुका है कि उत्तर प्रदेश में जैव प्रौद्योगिकी पार्क, हम बात करेंगे नवाबों के शहर लखनऊ की बात कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, अगर आप लखनऊ एक बार ज़रूर घूमिएगा, चाहे मेट्रो की बात करें, चाहे हम किसी की बात करें, मेट्रो ट्रेन की बात कर रहे हैं। और हम काफ़ी समय यहाँ पे 3 या 4 साल पहले हम यहाँ पे विजिट कर चुके हैं यहाँ के लखनऊ शहर पर, तो काफ़ी सारा हमें भी घूमने को मौका मिला था। तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप लोग भी गए हों, नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जितने प्यारे मित्र मेरे लखनऊ के हैं, शिक्षक बंधु हैं, आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं। प्रत्येक भाई बहन शिक्षक बंधु कमेंट कर सकते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया? जनवरी 2018, जनवरी 2017, जनवरी 2020 या जनवरी 2019? बेहतरीन प्रश्न पूछा जा रहा है, एकदम वीवीआईपी कैटेगरी के प्रश्न है, सिलेक्शन वाले प्रश्न हैं और साथियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? सभी लोग जानते हैं, जनवरी 2019 की बात करेंगे। तत्कालीन हमारे प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, सभी लोग जानते हैं, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की शुरुआत 10 जनवरी 2019 में हुई थी। यह वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए व्यापक और समयबद्ध रूप से बनाया गया 5 वर्षीय कार्यक्रम है और इसमें 102 शहरों को चुना गया था। अगला प्रश्न है, जीवाणु किसे संक्रमित करता है? तो जीवाणुओं को संक्रमित करता है, कवकों को संक्रमित करता है, पादपों को करता है या उपर्युक्त सभी को करता है? तो संक्रमण से आप लोग सभी लोग परिचित होंगे, जानते हैं आप लोग। तो जीवाणु जो होता है वह किससे संक्रमित होता है या किसे संक्रमित करता है? तो जीवाणुओं को भी संक्रमित करता है, कवकों को भी करता है और पादपों को भी करता है, अर्थात ये उपर्युक्त सभी को करता है। क्योंकि जीवाणु, हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ये कवक, पादप सभी को विषाणु संक्रमित करता है। उदाहरण के तौर पर देखें कि बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु जीवाणु को संक्रमित करता है और गंगा नदी की शुद्धता का भी यही प्रमुख कारण है कि उसके जल में बैक्टीरियोफेज विषाणु होते हैं जो जीवाणु को नष्ट कर देते हैं, जिससे जल संक्रमित होने से बचा रहता है। अगला प्रश्न है, जीका वायरस से होने वाले रोग क्या हैं? जोड़ों में दर्द होना, आँखों का लाल होना, सिर दर्द और बुखार होना या उपर्युक्त सभी होना? आपने जीका वायरस से ज़रूर आप लोग परिचित होंगे। तो जीका वायरस से होने वाला जो रोग होता है वह जोड़ों में दर्द भी होता है, आँखों में लाल लाल टाइप आता है, कह देते हैं हमारे होम भाषा में आँखों में लाली आ गई है, ललाई आ गई है, तो आँखों का लाल होना ही हो जाता है। इसके बाद सिर दर्द बुखार भी आता है, अर्थात उपर्युक्त सभी जो है जीका वायरस होने वाले रोग हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। ये जो वायरस होता है, जो जीका वायरस है, इतना खतरनाक है कि अगर किसी गर्भवती महिला को हो जाए तो गर्भ में पल रहे बच्चे को भी ये बुखार हो सकता है, जितना खतरनाक है, जिससे बच के रहना है। अगला प्रश्न, परितंत्र एवं जैव विविधता का अर्थतंत्र क्या है? यह एक पहल है जिसकी मेजबानी UNEP, IMF एवं विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करते हैं।
या यह एक विश्वव्यापी पहल है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। यह हम बात कर रहे हैं यह ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान और निदर्शन और अभिग्रहण के निर्णयकर्ताओं की सहायता कर सकता है। या ऑप्शन नंबर डी, बी और सी दोनों। तो साथियों, परितंत्र और जैव विविधता का अर्थ जो तंत्र होता है, यह एक विश्वव्यापी पहल भी है जो जैव विविधता के आर्थिक लाभों के प्रति ध्यान आकर्षित करने पर केंद्रित है। तो बी वाला भी होगा और आपका सी वाला भी। यह एक ऐसा उपागम प्रस्तुत करता है जो परितंत्रों और जैव विविधता के मूल की पहचान, निदर्शन और अभिग्रहण में निर्णयकर्ताओं की सहायता करता है। तो आप जो आपका डी ऑप्शन दिया गया है, बी और सी वाला सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न जो आप लोगों की स्क्रीन पर दिया गया है। घड़ियाल का प्राकृतिक आवास भारत पर कहाँ है? भितरकणिका मैंग्रोव वन पर है, चंबल नदी पर है, पुलिकट झील पर है या दीपर बेल पर है? सभी कमेंट करेंगे। मेरे प्रत्येक प्यारे प्यारे भाइयों की प्यारी प्यारी बहनें, ब्रदर, सिस्टर्स, सभी जिनका सपना है टीटी फैमिली को क्रैक करना, एग्ज़ाम को फतेह करना। तो घड़ियाल का प्राकृतिक आवास जो भारत में कहाँ पर है? सभी लोग जानते हैं चंबल के बीहड़ जंगल की याद आ जाएगी जब भी घड़ियाल के प्राकृतिक आवास की बात करते हैं। भारत में चंबल नदी सरोपर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न है जो आप लोगों की स्क्रीन पर है कि धनेश पक्षी का भारत में प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? आपके उत्तरी पश्चिमी भारत के रेतीले मरुस्थल पर है, जम्मू कश्मीर के उच्चतर हिमालय क्षेत्र की बात कर रहे हैं, पश्चिमी गुजरात के लवण कच्छ क्षेत्र की बात कर रहे हैं या पश्चिमी घाट के मित्रावती की बात कर रहे हैं? तो धनेश पक्षी जो है, यह धनेश पक्षी का भारत में प्राकृतिक आवास कहाँ पर है? तो पश्चिमी घाट के मित्रावती। आपको रिमाइंड कर लेना, अपने माइंड को स्टोर कर लेना है, अपने माइंड में स्टोर कर लेना है। अगला प्रश्न है, खराई ऊँट के नाक की विशेषता क्या है? आप सभी लोग जानते होंगे, नाम से ये प्रसिद्ध है, खराई ऊँट के नाक की विशेषता। यह समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम है। यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है। यह जंगली होती है और पालतू नहीं बनाया जा सकता। या ए व बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं जो ये खराई ऊँट नाक की विशेषता है कि ये समुद्र जल में 3 किलोमीटर तक तैरने में सक्षम होता है। जी हाँ, 3 किलोमीटर तक यह तैर भी सकता है। और यह मैंग्रोव की चराई पर जीता है क्योंकि वहीं पर है और उसका यही मेन भोजन होता है मैंग्रोव वन। और सभी को तो समुद्र तल के जो दलदली इलाके में वन होते हैं वह मैंग्रोव वन कहलाते हैं। और सबसे ज़्यादा हमारे भारत के पश्चिम बंगाल की अगर बात कर रहे हैं, मैंग्रोव वन की अगर बात करें, तो ए और बी ऑप्शन जो है खराई ऊँट के नाक की यह विशेषता हो जाएगी। नाम की यहाँ पे नाक दिया गया है, खराई ऊँट के नाम की विशेषता यहाँ पे होना चाहिए था वैसे। तो ए और बी जो डी दिया गया है हमारा सही हो जाएगा। बात करेंगे साथियों अगले प्रश्न की। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया? 5 अक्टूबर 2009 को, 18 मई 2010 को, 15 अक्टूबर 2010 को या 18 मई 2010 को किया गया? तो डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव जो है कब घोषित किया गया था? सभी कमेंट करेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं 18 मई 2010 को किया गया था। डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव 18 मई 2010 को घोषित किया गया। गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम प्लेटनिस्टा गैंगटिका। और 5 अक्टूबर 2009 तक किसी भी जलचर को राष्ट्रीय जीव घोषित नहीं किया गया था। लेकिन 5 अक्टूबर 2009 को वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में हुई गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की एक बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सुझाव पर विलुप्त हो रही गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित करने का फैसला किया गया। अगला प्रश्न है, गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिप्स वैक्सिलिफर, प्लेटनिस्टा गैंगटिका माइनर की बात करेंगे या पोंटोपोरिया ब्लेनविल्ले की बात कर रहे हैं। तो गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? अभी हमने बात किया, इसलिए बोलते हैं डिटेल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम ये प्रश्न यहाँ पर करके चले जाते कि गंगा डॉल्फिन को जीव कब घोषित किया गया, अगर आपका जवाब 18 मई 2010 होता और ये आंसर हम लेकर नहीं आते तो आपको ये मालूम नहीं चलता कि इनका जो है इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो वैज्ञानिक नाम हमने क्या पढ़ा? प्लेटनिस्टा गैंगटिका।
तो ये जो प्रश्न आ गया अब आपको आसानी से बन जाएगा, प्लेट निष्ठा गंगटिका, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसलिए कहते हैं यहाँ पर सिलेक्शन सर्वोपरि है। भारत का सबसे स्वच्छ राज्य कौन सा है अकॉर्डिंग टू 2020? उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को ना ही करिए स्वच्छ भारत में। अब ये बहुत से हमारे आपका कमेंट हो सकता है कि मध्य प्रदेश में ऐसा शहर है जो कि भारत में नाम आता है। तो भारत का अगर स्वच्छ राज्य में पूछा जाए तो आपका जवाब छत्तीसगढ़ होना चाहिए। जी हाँ, आपने बचपन के प्यार वाले पढ़ा जो वायरल हुआ था बॉय लड़का जो वो वहीं का छत्तीसगढ़ के सुकमा के आसपास रहने वाला है। तो हम बात करेंगे भारत का सबसे स्वच्छ राज्य वही है, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। और अगला प्रश्न है भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? अगर शहर आता है अकॉर्डिंग टू 2020 तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करते हैं इंदौर, मुंबई, अहमदाबाद, सूरत। तो सभी लोग जानते हैं मुंबई माया नगरी है, ठीक है, धन नगरी कह सकते हैं। तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर की अगर बात करें हमारा इंदौर, मध्य प्रदेश का प्यारा प्यारा सा शहर इंदौर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी करेंगे। बाघ की गुफाओं की संख्याएं कितनी हैं? 5 गुफाएं हैं, 7 गुफाएं हैं, 9 गुफाएं हैं, 12 गुफाएं हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं बाघ की गुफाओं की संख्या टोटल 9 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं साथियों? 9 गुफाएं हैं। पहली गुफा और दूसरी गुफा पांडव गुफा के नाम प्रख्यात है। दूसरी गुफा जो है सभी गुफाओं से अधिक बड़ी और अधिक सुरक्षित भी है। तीसरी गुफा जो है आपके यहाँ पे इसका नाम हाथी खाना है, इसमें बौद्ध भिक्षुओं के रहने के लिए कोठरियाँ बनी हुई हैं। चौथी गुफा रंग महल कहा जाता है। 5वीं गुफा जो है बौद्ध भिक्षुओं के एक स्थान पर बैठकर प्रवचन सुनने के लिए बनाई गई थी। 5वीं और 6ठी गुफा आपस में मिली हुई हैं तथा इनके बीच का सभा मंडप 46 वर्ग किलोमीटर पर है, 46 वर्ग किलोमीटर पर। 7वीं, 8वीं और 9वीं गुफाएं जर्जर होने के बाद अवशेष माथी नजर आती हैं। और मॉक क्वेश्चन देख लेते हैं। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश पर, बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर, राजस्थान पर। ये है आप आज का मॉक क्वेश्चन कि बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, और आपको कमेंट करके बताना है कि इस मॉक क्वेश्चन का आंसर क्या है। साथ ही साथ इस क्लास में जो हमने टॉप 20 क्वेश्चन किए इसमें से जो भी आपका फीडबैक हो आप लोगों को करना है। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करें। आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है, इस परिवार को मोटिवेट करता है, क्योंकि सिलेक्शन एग्ज़ाम फतह की तैयारी के लिए थोड़ा थोड़ा जो मोटिवेशन होता है, प्रेरणा होती है आप लोगों से भी मिलती है। तो आप लोग भी सहयोग कीजिए, क्योंकि ये परिवार है और परिवार सभी के सहयोग से चलता है, किसी एक व्यक्ति पार्टिकुलर से नहीं होता है। ये आप सभी लोगों का सहयोग है। इसी तरह फीडबैक करते रहिए, तैयारी जारी रखिए और अपने आसपास साफ़ सफाई बनाए रखें। स्वच्छता ही सभी लोग जानते हैं